अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, मिसाक पाकिस्तान और हुकूमत की तरफ से कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल पर जलसों पर पाबंदी का ऐलान मुस्तरद करते हुए अपोजिशन ने न सिर्फ जलसे जुलूस जारी रखने का फैसला किया है बल्कि वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि अब हुकूमत से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। हमारे एक्सपर्ट्स पहले भी कई बार कहते रहे हैं कि हुकूमत को ही लचक दिखा लेना होगी वरना मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ चले जाएंगे। अब क्या करना चाहिए ऐसे में हुकूमत को, कुछ तजावीज़ के साथ इस सिलसिले में हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। दूसरा ये कि एक और बड़ा मसला कोरोना के हवाले से हुकूमत की हिकमत अमली का। एनसीयूसी के हफ्तावार होने वाले इजलास के बावजूद ताजर बरादरी, तालीमी इदारे और हुकूमत और अपोजिशन की अपनी सियासी सरगर्मियां रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में इस मोहलिक वायरस से बचने के लिए हमें किस स्ट्रेटजी की तरफ जाना होगा कि तमाम के तमाम लोग, तमाम डिपार्टमेंट्स एक पेज पर आ जाए। और आखिर में बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के दौरे अफगानिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लिए कितना सूदमंद साबित हो सकता है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर चुगताई साहब, NBC। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान, थैंक फॉर जॉइनिंग अस। डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफर अली साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। तज्ज़ियाकार जुनैरा आज़िज़ साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं और साथ ही साथ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। बात करते हैं सबसे पहले PDM के हवाले से, जिसने कल एक इजलास बुलाया। मौलाना फजल रहमान साहब ने इजलास की सदारत की, लेकिन बहरहाल फैसला यह हुआ कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे तो बात आगे कैसे निकलेगी? नासिर चुगताई साहब, ये बताइएगा, आपने पहले भी कहा कि रियासत को, हुकूमत को दिल बड़ा कर लेना चाहिए, कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शो करना होगी। तो ऐसे में आप समझते हैं कि हुकूमत को अपोजिशन जमातों को मुज़ाकरात के लिए कायल करना चाहिए? लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो पहले ही कायल नहीं थे इनसे मुज़ाकरात के लिए, और वो जब भी मुज़ाकरात के लिए कहती थी अपोजिशन तो प्राइम मिनिस्टर कहते थे NRO मांग रहे हैं, NRO की भीख मांग रहे हैं मुझसे। ये NRO बिल्कुल अलग चीज़ है एक, और मुज़ाकरात, पार्लिमानी बिल पे मुज़ाकरात, इंतखाबी इस्लाहात पे मुज़ाकरात, मुज़ाकरात अमन व अमान पे, मुज़ाकरात दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग पर, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। आप NRO बिल्कुल, आपका NRO है भी नहीं, आप NRO बिल्कुल ना दें, कतई ना दें, मुकदमे चलाते रहें, लोगों को गिरफ़्तार करते रहें, लेकिन पार्लियामेंट को तो चलाएं ना। पार्लियामेंट को चलाना आपकी ज़िम्मेदारी है। दुनिया में कहीं पर ये नहीं है पार्लियामानी जमहूरियत में कि हुकूमत पार्लियामेंट को नहीं चलाएगी, हिज़्ब इख्तिलाफ चलाएगी। आस पड़ोस देख लें, दाएँ बाएँ झाँक लें, मदर ऑफ डेमोक्रेसी को देख लें, बिगेस्ट डेमोक्रेसी। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, इंतहाई ख़तरनाक इख्तिलाफ़ात हैं उनके आपस के, वो मिल बैठने को तैयार नहीं होते, लेकिन पार्लियामेंट में बैठते हैं, पार्लियामेंट में बात करते हैं, एक दूसरे को जवाब देते हैं, हंगामा होता है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन कारोबार मुमलिकत चलता रहता है, कारोबार जमहूरियत चलता रहता है। तो ये जिम्मेदारी उनकी, जहाँ तक ताल्लुक़ फजल रहमान साहब का है, वो ज़ाहिर सी बात है वो किस तरह मुज़ाकरात की बात करेंगे, वो तो ख़िलाफ़ है मुज़ाकरात के। लेकिन मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था और बात सही साबित हुई थी कि कहीं ना कहीं बातचीत जारी रहती है, एक प्रोसेस जारी रहता है। वो 3rd लेवल पर हो, 4th लेवल पर हो, या टॉप गियर में हो, जो भी हो, वो जारी रहता है। लेकिन बल्तिस्तान पर भी हुए, उससे पहले भी हुए, अब फिर होंगे, हो रहे होंगे। तो इम्कान ये है। बात ये कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे आप तो क्या करेंगे? अगर अपोजिशन भी रूट के बैठ जाएगी, गवर्नमेंट रूट के बैठ जाएगी, तो मसले का हल कैसे निकलेगा? मसले का हल अभी तक नहीं निकला। यही वजह है कि दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, अटे हुए हैं, डटे हुए हैं, और साथ में मामला जो ख़राब कर रहे हैं वो मुशीर कर रहे हैं, वो जो स्पेशल असिस्टेंट्स होते हैं वो कर रहे हैं। सुबह उठते ही आँख मुआद बुरश के बगैर पहले एक बयान देते हैं वो अपोजिशन के ख़िलाफ़, फिर दूसरा देते हैं चाय पीने के बाद, तीसरा ज़्यादा संगीन कॉफ़ी लेते हैं दोपहर को, वो उसके बाद लेते हैं। वो मामलात ख़राब कर रहे हैं, और उनकी तारीफ़ भी बहुत होती है, उनकी तौसीफ़ भी बहुत होती है। जब तक ये तरीक़ा रहेगा, आप इसका जवाब आएगा, फिर मरियम औरंगज़ेब जवाब देंगी, फिर और भी लोग हैं वो जवाब देंगे। तो ये मीडिया वार हो रही है, बल्कि मैं कहता हूँ मीडिया के ज़रिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप कहें तो मैं कह सकता हूँ मुज़ाकरात तो जारी हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह के आज 12 नुकात मंजर आम पर आए हैं PDM की तरफ से, जिन्हें मिसाक पाकिस्तान का नाम दिया जा रहा है, शायद ये मुज़ाकरात लाने का मकसद ये है कि हुकूमत हमसे मुज़ाकरात करे, और ये वो पॉइंट्स होंगे, फिर मुज़ाकरात के लिए कायल करना चाहिए हुकूमत को इन तमाम अपोजिशन जमातों को।
देखिए, वन लाइनर तो अगर आप जवाब चाहते हैं इन हालात में, जिस हालात में पाकिस्तान खड़ा है, और ख़ास तौर पे जब आप कोरोना के थ्रेट को देखते हैं, और जिस तरह अभी एक कोविड स्पेशलिस्ट हैं इस्लामाबाद के डॉक्टर साहब, उनका भी एक पोस्टिंग, एक उनकी आर्टिकल चल रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि ये वो वायरस है, इसका सेकंड फेज़ वो वायरस का वो है जो डिटेक्ट ही नहीं होता है और आपको एकदम पता चलता है कि यू आर अंडर कोविड अटैक। तो इस किस्म के हालात में तो मुज़ाकरात होना और ऐसी जगहों का ख़त्म होना जहाँ पे कॉन्ग्रीगेशन करते हैं लोग, एक दूसरे से कंधा मिला के खड़े होते हैं, वो चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हों, चाहे वो अपोजिशन की तरफ से हों, चाहे वो किसी पार्टी की सूरत में हो, चाहे किसी वो इज्तिमा की सूरत में हो, मेरा ख़्याल उनको ख़त्म करने की तो बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के दरमियान और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए और उनके ज़रिए कोई ये जो टसल जारी है इसका फैसला, इसका कोई हल निकाल लें। लेकिन क्या दोनों साइडें इस बात पे राज़ी हैं कि मुज़ाकरात हों? क्योंकि अभी तक जो सिग्नल हुकूमत की तरफ से भी आए हैं, उन्होंने कहा जी हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जैसे नासिर कह रहे थे अभी कि जी उन्होंने तो इनिशिएटिव नहीं लिया है, बल्कि उन्होंने कहा कि जी हम तो NRO नहीं देंगे। अब NRO से तो बात आगे चली गई है, क्योंकि NRO तो उस वक्त तक था जब आपके हाथ में फैसला, तब तो अकाउंटेबिलिटी कोड्स हैं, नैब है, नैब के अंदर मुकदमे चल रहे हैं। या तो ये कहें कि नैब को एक्सपेडाइट करें कि वो जिन जिन लोगों के ख़िलाफ़ केसेस हैं उनको जल्द से जल्द डिसाइड करें ताकि वो किसी नहज पे पहुँचे। ये जो आप बैलून की तरह लटका रहे हैं चीज़ों को, इससे तो ना पॉलिटिक्स को फ़ायदा हो रहा है, ना पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा हो रहा है और ना रियासत के कानून को फ़ायदा हो रहा है। तो इसी तरह अपोजिशन को भी सोचना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि गालिबन मुझे लगता ही है कि ज़ाती इंटरेस्ट और ताकत के इंटरेस्ट जो हैं वो लोगों के इंटरेस्ट से ऊपर हैं। और जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान में वो जमहूरियत की जो तारीफ़ है कि इट इज़ बाई द पीपल बट इट इज़ नॉट फॉर द पीपल, प्रॉब्ली इट इज़ फॉर द इलीट ज़्यादा है। कि जी वो जैसे आज सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आई और उन्होंने बड़ा करेक्टली कहा, मैं भी ये कहता आया हूँ कि इलीट जो होते हैं वो तो जलसे से 2 मिनट पहले पहुँचते हैं, 5 मिनट पहले पहुँचते हैं, हर किस्म की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, सो वो इस चीज़ से बच सकते हैं। लेकिन वो लोग जो 10-10 घंटे नीचे खड़े इंतज़ार कर रहे होते हैं और जिनका एजुकेशन लेवल बहुत ही डाउन है, बल्कि हमारे यहाँ बहुत सारे सोबर लोग ये कहते रहे बड़े अरसे तक कि जी कोरोना तो है ही नहीं, ये तो वर्ल्ड बैंक से इमदाद लेने के लिए गवर्नमेंट ने एक चीज़ फैलाई हुई है। तो इन हालात में ज़रिया जो कहते हैं जो आप ऑब्टेनिंग एनवायरनमेंट्स को जब आप देखते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें ज़रूरत इस अमर की है कि दोनों चीज़ें कोई सॉफ्ट एटीट्यूड दिखाएं दोनों पार्टियां, और आपस में बैठ के अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो कम से कम इलेक्शन के तरीक़ाकार पे बातचीत कर ले, इलेक्शन के कॉन्डक्ट पे बात कर ले। क्योंकि ये जो जैसे अभी वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में भी कह रहे हैं कि जी वहाँ भी मैनिपुलेशन हुई है, हालांकि हुकूमत वहाँ मुस्लिम लीग नून की है, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ हुकूमत ही नहीं, ऑपोजिशन को भी दोनों तरफ से लचक नजर आनी चाहिए, दोनों तरफ से थोड़ा सा झुकाव सामने आना चाहिए, तभी ये बात टेबल तक पहुंचेगी। कामरान, कोविड का खतरा हमारे सर पर है। अभी कुछ रोज पहले DG ISPR और फॉरेन मिनिस्टर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत के तमाम अज़ाइम मंजर-ए-आम पर रखे, साथ ही साथ ये भी बताया कि पाकिस्तान के आने वाले कुछ माह बहुत क्रिटिकल भी हो सकते हैं भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से, और सियासी कायदीन को भी टारगेट किया जा सकता है। ऐसे में गवर्नमेंट को पहल कर लेनी चाहिए, कायल करना चाहिए अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए। मेरे ख्याल में बिल्कुल पहल करना चाहिए, और जो कितना भी बड़ा कोई मसला हो, कहते हैं कि इवेंचुअली जो है ना मुज़ाकरात उसका हल है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगर आप देखें, वो अफगानिस्तान का मामला हो, उनका एक कंसिडर्ड व्यू रहा है कि एवेंचुअली जो है मुज़ाकरात के ज़रिए आपको मामलात हल करने पड़ेंगे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जब सारे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़, इवन एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ थी, उस वक्त इमरान खान साहब कहते थे कि इनके साथ मुज़ाकरात करें। इवन उन्होंने ऑफ़र भी किया कि वो पेशावर में उनको पॉलिटिकल ऑफिस खोलने के लिए तैयार हैं। मोदी गवर्नमेंट जब आई उस वक्त उन्होंने ऑफ़र किया कि भारत के साथ वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी कंट्रडिक्शन नज़र आती है कि वो बाकी लोगों के साथ तो मुज़ाकरात को तरजीह देते हैं, लेकिन मुल्क के अंदर जो अपोजिशन है उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। अपोजिशन यकीनन बुरी होगी, अपोजिशन करप्ट है, अपोजिशन चोर है, लेकिन क्या अपोजिशन तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफगान तालिबान या जो मोदी सरकार है उनसे ज़्यादा बुरी है? तो मतलब ये एक कंट्रडिक्शन नज़र आती है। और वैसे भी जो गवर्नमेंट का ज़्यादा किरदार होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने
मुल्क को आगे लेकर के चलना होता है, अपोजिशन के उतने स्टेक्स नहीं होते। अगर आप 2014 का धरना भी देखें जी। जो PMLN गवर्नमेंट के खिलाफ था, जब वो मुतालबा कर रहे थे इस्तीफा देने का, तो साइड लाइन पर मुज़ाकरात चल रहे थे। गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना रखी थी और जो PML जो तहरीक इंसाफ के लोग थे और अवामी तहरीक के लोग थे, वो उनके साथ मुज़ाकरात करते थे। तो गवर्नमेंट जो होती है ना, वो तमाम ऑप्शंस पे गौर करती है, वो बयानबाजी भी करती है, लेकिन एक दूसरा ट्रैक भी होता है कि जिस पर लोगों को इंगेज किया जाता है। तो जो मसाइल जिनकी तरफ आपने तवज्जो दी है, कोविड का खतरा अपनी जगह पे, बल्कि ये जब फैसला लिया गया कि पॉलिटिकल रैलीज को बैन करना चाहिए, तो KPK ने और मेरे ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट ने ये सजेशन दी वज़ीर आज़म इमरान खान को कि ये कौमी नौयत का मामला है, तो बेहतर है कि ऑपोजिशन से बात कर ली जाए, उनकी राय भी ले ली जाए और इत्तेफाक राय से फैसला कर लिया जाए। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने वो सजेशन को वीटो किया और खुद से अनाउंस कर दिया। नतीजा क्या निकला कि ऑपोजिशन वाले कहते हैं हम तो उनकी बात नहीं मानते। इसी तरह से जो आपने DG ISPR और वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, उसके ऊपर PMLN का रिएक्शन देख लें। वो कहते हैं कि अगर हमारी रैलीज को खतरा है तो हम कहते हैं कि हमें इन कैमरा ब्रीफिंग दें, वरना ये कहानियां तो हम पहले सुन चुके हैं। तो मेरे ख्याल में जितने जो गंभीर मसाइल हैं, इवेंचुअली आपको मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ेगा। हाँ। और यही वो हल है। अब सवाल यह है कि क्या पहले हम नुकसान करें अपना और उसके बाद मुज़ाकरात पे आएं, या उस नुकसान को प्रीएम्प्ट करें। ज़ुनैरा, हमें पहले खुदा न खास्ता कोई ठोकर लगेगी तब हमें यकीन होगा कि हमें वाकई मुज़ाकरात के लिए चले जाना चाहिए था। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जितनी मैंने पढ़ी है, उसमें तो मुझे कोई भी पॉलिटिकल फ्यूड या कोई भी स्टैंड ऑफ बिटवीन द टू पार्टीज़ या गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता जिसमें कोई बहुत सॉलिड किस्म के हमने मुज़ाकरात देखे हों कि लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। बैक चैनल पे जो मुज़ाकरात होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, लेकिन एक जो ग्रैंड डिबेट होती है या जो आपस में आमने सामने बैठ के चीज़ें, मैंने तो कभी नहीं देखा पाकिस्तान के कल्चर में चीज़ों को उस तरह हल होते हुए। हाँ, बिहाइंड द बैक्स जाके चिप्स और बार्गेन्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। कोई कुछ लेके राज़ी हो जाता है, कोई कुछ दे के राज़ी हो जाता है। वो एक पावर स्ट्रगल होती है, उसको मैं मुज़ाकरात नहीं समझती। वो अरेंजमेंट्स होते हैं, जिसको जो सूट कर रहा होता है वो कर लेता है। सो मैं तो बुनियादी तौर पे लर्निंग फ्रॉम द हिस्ट्री, आई डू नॉट बिलीव कि वी आर केपेबल एज अ नेशन टू सिट एंड टॉक अबाउट एनी इशू एंड रिजॉल्व इट ऑन द टेबल, सो कॉल्ड मुज़ाकरात की टेबल। दूसरा ये है कि आप इस पे से जो हालात है इस वक्त, जो आपने थ्रेट का जिक्र किया फ्रॉम इंडिया और कोविड की थ्रेट का जिक्र किया, उन दोनों को अगर ले लिया जाए तो ना आप गवर्नमेंट को एग्जोनरेट कर सकते हैं कि उनको कोई एहसास हो कि मुल्क के ऊपर इस वक्त ऐसा वक्त है, ना अपोजिशन को कर सकते हैं। सो मच सो कि अगर PTI की गवर्नमेंट की राइट फ्रॉम द डे वन इमेच्योरिटी जो है, वो तो एक गिवन चीज़ है, वो तो सारे ही जानते हैं। लेकिन डोंट यू थिंक कि जो दो पार्टीज़ 30 साल से 40 साल से इस पॉलिटिकल सर्कल का हिस्सा हैं, इस एनवायरनमेंट को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, लोगों को चार्ज करना जानते हैं, हर चीज़ की उन्हें समझ है, उनमें कोई आप एहसास ज़िम्मेदारी देख रही हैं कि उन्हीं को ये एहसास हो जाए कि उन्होंने इस मामले को कैसे हैंडल करना है, जबकि कॉन्ग्रीगेशंस नहीं होने चाहिए, या उन्होंने जाके बात करनी है, जाएँ हाई कोर्ट्स को यूज़ करें, सुप्रीम कोर्ट को यूज़ कर लें, पार्लियामेंट को यूज़ करना चाहें, बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकती हैं। अपोजिशन के पास तो इतनी बड़ी बार्गेनशिप होती है, आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं किसी चीज़ से। लेकिन नज़र ये आता है कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। PTI गवर्न करना चाहती है, सिर्फ गवर्नेंस से नहीं कि बस हमारी हुकूमत कायम रहे। ऑपोजिशन अपने केसेस और अपने मसले रिजॉल्व कराना चाहती है। फजलुर रहमान इज़ प्लेइंग अ डबल गेम, आई कैन राइट इट डाउन, इसको रिकॉर्ड में रख लें, किसी दिन चला लीजिएगा। वो डबल गेम खेल रहे हैं, वो सिर्फ बयानात देते रहेंगे, कभी कहेंगे हमने इससे बात नहीं करनी, कभी 12 नुकात ले आएंगे, कभी 20 नुकात ले आएंगे। ये सब पॉलिटिक्स हो रही हैं, इसमें कहीं कोई नेशनल सिक्योरिटी का ख्याल नहीं है, किसी को कोविड का ख्याल नहीं है, और बहुत शर्मनाक कंडीशन है। लेकिन फिर ज़ुनैरा थोड़ा सा मुझे क्लियर कर देंगे, तमाम रास्ते अपने अपने मफादात के अगर जंग भी है तो जाते तो फिर सारे मुज़ाकरात की तरफ नहीं। जब तक बातचीत का अमल नहीं होगा तब तक ये मामला हल कैसे होगा? करना चाहिए गवर्नमेंट को कायल ये नहीं क्विकली। बातचीत का अमल तब होगा, बातचीत
जी, बातचीत तो तब करें ना जब इन्हें पता हो इन्होंने किससे करनी है बातचीत, कौन किससे बात करना चाह रहा है। कभी तो नाम लेके कहते हैं कि इन लोगों से हमने बात नहीं करनी, कभी कहते हैं हम उनसे बात करने को तैयार हैं। पहले क्लैरिटी तो ले आए किससे बात। चलें, आप ही का पॉइंट मैं ऐड करती हूँ। अतर बड़ी बात की यहाँ पे पॉइंट रेज किया जुनैरा ने, वाजिल फाज में मैं कह रही हूँ, कभी कहते हैं कि हम स्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम फौज से बात करेंगे, हम गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मिसाल पाकिस्तान की भी यहाँ पे बात हो रही है। फिर गवर्नमेंट को ऐसे में इनिशिएट करना चाहिए मुज़ाकरात के लिए, बात करने के लिए अपोजिशन को। देखिए, कल इमरान खान साहब ने इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो ऐलान किया वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके ऊपर भी मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन जहां तक ताल्लुक है ऑपोजिशन का, देखें ऑपोजिशन का मसला सिर्फ और सिर्फ उनके मुकदमात हैं। यहाँ पे अगेन हम कहते हैं कि सियासी जमातें, जी सियासी जमातें कोई नहीं है, 2-3 खानदान है, 2-3 खानदानों के मसाइल हैं। क्या आप समझते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब या कमरुज़्ज़मान कायरा साहब या रजा रुबानी साहब कोई आके मुज़ाकरात करेंगे और वो जाके जरदारी साहब को कहेंगे कि हमने ये चीज कर दिया या ये चीज डन कर दी मरियम बीबी? नहीं जी, वो जो बच्चे फैसला करेंगे वही होगा। तो मुज़ाकरात का सियासी जमातों के दरमियान नहीं होंगे, खानदानों के दरमियान होंगे और किसी तीसरे फरीक के दरमियान होंगे, जिस तरह मैं पहले भी कहता हूं। दूसरी बात यह है कि ऑपोजिशन जो है उसको आज तक जब भी रिलीफ मिला है वो सिर्फ एक जगह से मिला है। जिस दर से उनको फैज मिलता है वो उसी दर पे बार बार जाते हैं। जुबैर साहब कहते हैं कि मेरी 40 साल की दोस्ती है कमर जावेद बाजवा साहब से, उसके ऊपर लोग कहते हैं इनकी दोस्ती नहीं है। जुबैर साहब की दोस्ती है या नहीं है? मियां साहब की 40 साल की रिफाकत सबको पता है, जरदारी साहब को वहीं से मिला। तो ये लोग ये चाहते हैं कि फौज बीच में आए, फौज हमें रिलीफ दे, फौज हमारे के अंदर अपना किरदार अदा करे। तो इनका इरादा ही नहीं है कि हुकूमत से ये बात करें, चाहे वो मरियम बीबी हों, फजल रहमान साहब हों, चाहे वो जरदारी साहब हों। तो वो बार बार फौज को बीच में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं और वो फौज से ये कह रहे हैं कि आए हम पे नजर डालें, हम पे तवज्जो दें, हम आपके लिए बेहतर काम करेंगे, हमें किसी किस्म का रिलीफ दें। और इसमें उनका कसूर नहीं है, उनको आज तक जो कुछ भी मिला है उसी दर से मिला है, इसलिए वो भाग के बार बार उसी दर पे जाते हैं। उनको ये समझ ही नहीं है कि हुकूमत से हम मुज़ाकरात करके शायद हमें कुछ मिल जाए या शायद मुल्क के लिए कोई फायदा हो, जो ना ही उन्होंने मुल्क के लिए करना है। तो अपने जाती मुकदमात हैं, जाती प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर वो जाती दोस्तों की तरफ और वो लोग जिनसे माजी में उनको रिलीफ मिला है वो उसी तरफ जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऑपोजिशन किसी किस्म की मुज़ाकरात चाहती है या संजीदा है इस हवाले से। एनबीसी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? एनबीसी हाँ, मैं सिर्फ रिकॉर्ड ठीक करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, मैं इतना मायूस आदमी नहीं हूँ, पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े फैसले मुज़ाकरात के ज़रिए हुए हैं, बहुत तारीख़ी फैसले। फॉल ऑफ ढाका के बाद जब एक मीटिंग हुई और दस्तूर बना पाकिस्तान का, तो मुज़ाकरात से बना। पार्लियामेंट में बाद में गया वो, पार्लियामेंट के बाहर मुज़ाकरात हुए, पार्लियामानी पार्टियों में हुकूमत ने बहुत तगड़ा उसमें रोल अदा किया। वो ताकतवर, बहुत कदावर लोग थे, खैर ये छोटे छोटे बच्चे ये सब। दूसरा, 1 यूनिट पाकिस्तान एक ज़माने में मगरबी पाकिस्तान था, चारों सूबे एक उसमें थे, लड़ी के अंदर थे, उसको तोड़ने के लिए मुज़ाकरात हुए और वो कामयाब हुए और वो गवर्नमेंट से हुए और इसमें इख्तलाफ से हुए। पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात हुए, सदारती निज़ाम ख़त्म हुआ, मुज़ाकरात से हुआ। तो हम मसले हल कर सकते हैं अगर मसले करने की विल हो। जहाँ मसले करने की ना हुकूमत में विल हो ना मुखालिफिन में, वहाँ मसला हल नहीं होता, वहाँ पे अनारकी होती है। ठीक है, सवाल में रहता है कि क्या हुकूमत को अपोजिशन जमातों को मुज़ाकरात के लिए कायल करना चाहिए। हमारे 3 पार्टिसिपेंट्स ये कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें मुज़ाकरात की टेबल पर आना है। जंग का अख्ताम भी हो तो बात मुज़ाकरात की मेज़ पर जाकर रुकती है। लेकिन जुनैरा और अतर ये कह रहे हैं कि सिचुएशन जैसी दिखाई दे रही है वैसी इतनी आसान नज़र आ नहीं रही, उनकी तवक्कुआत किसी और इदारे से वाबस्ता हैं। ऐसे में अगर हुकूमत की तरफ से पहल कर दी जाती है और हुकूमत चाहती है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा जाए, तो शायद हुकूमत तो संजीदगी दिखा ले, लेकिन ऑपोजिशन वहां पर संजीदगी दिखाते हुए दिखाई नहीं दे रही। बात करते हैं आगे कोविड के हवाले से। डे बाय डे केसेस बढ़े और पहले जो केसेस थे दोबारा दूसरी लहर के हवाले से उस वक्त हम कुछ 100 की बात किया करते थे, 300, 200, 150।
अब जो डे बाय डे रेट बढ़ रहा है कोविड केसेस का, वो 2000, 2500, 2500 इस तरह के जो केसेस हैं वो मंजर यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन हम ऐसे में ये देख रहे हैं कि जितने सख्त तरीके से पहले फेज में इक़दाम उठाए गए थे, फौरी तौर पर हम लॉकडाउन की तरफ गए, फिर स्मार्ट लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन, तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया। इस दूसरी लहर को उस तरह से नहीं देखा जा रहा, जबकि WHO आज वाज़ेह अल्फाज में कह चुका है कि पाकिस्तान को कोई ताख़ीर किए बगैर तालीमी इदारों को बंद कर देना चाहिए। लेकिन सवाल हमारे यहाँ पर यह आता है कि सिर्फ तालीमी इदारे इसमें शामिल नहीं हैं, ताजिर बरादरी वो कारोबार बंद करने को राजी नहीं है, शादी हॉल्स बिलखुसूस वो बंद करने को राजी नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं इसका इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी पे पड़ेगा और लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में बेरोजगार होंगे। अगर हम जाएं उस तरफ के तालीमी इदारों, तो सईद गनी साहब ये कह रहे हैं कि अभी मुझे नहीं लगता कि हमें मौसम सरमा की तातीलात की तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इसलिए वहां पर इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया जा रहा। ब्रिगेडियर साहब, जब कोई मानने को राजी नहीं हो रहा, ऑपोजिशन की भी सियासी सरगर्मियां जारी हैं, हुकूमती इज्तिमा भी थमने का नाम नहीं ले रहे, ताजिर बरादरी भी एक पॉइंट पर नहीं आ रही, फिर पाकिस्तान को कोविड के मामले में करना क्या चाहिए? तो यही तो चीज़ है जिसको आप बहुत अरसे से डिबेट करते हैं कि करना क्या चाहिए। असल में तो चीज़ें इनिशिएट होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, चीज़ों को किया जाता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक होती है जो आवाम की अंडरस्टैंडिंग होती है, जो उनका रिएक्शन होता है, और दूसरे जो अदारों का किरदार होता है। अब पाकिस्तान में जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, आज आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन उन्होंने कर दिया, शादियों पे पाबंदी लगा दी, स्कूल्स बंद कर दिए, जिसकी वजह से आपकी जो थ्रेट हैं वो कम होंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि जी हम किसी भी तरह अपनी माशी सरगर्मियों को मुतासर नहीं होने देंगे। तो एक जो मेरा ख्याल ये है कि जो पहले जो कॉन्सेप्ट चला था अपना, अगर दफ्तर आपने चला के रखने हैं तो 50% अटेंडेंस या 25% अटेंडेंस, लेकिन तमाम की तमाम चीज़ें एक पॉलिसी के तौर पे सेकंड वेव के लिए सामने आनी चाहिए। अभी तक जो चीज़ें जिस तरह हो रही हैं उसमें तमाम का तमाम दारोमदार जो है या इन्हिसार जो है कोविड से बचने के लिए वो आवाम की और पब्लिक के रिएक्शन पे किया जा रहा है, और बार बार वार्न किया जा रहा है कि जी आप मास्क पहन के लिखने नहीं तो जुर्माना होगा, या इतनी शादियां होंगी, 500 की गैदरिंग होगी। अभी अब जब आप ये कहते हैं कि जी कोविड आ गया है, तो वो चाहे आपके हॉल के अंदर हो या आपकी मार्की के अंदर हो, उसका इफेक्ट तो उसी तरह आना है, क्योंकि पहले जिस तरह कहा गया था कि ये तो एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है। तो ये जो हाफ हार्टेड पॉलिसी है, बल्कि वो जो पूरे सिस्टम को मदद करने के बाद डिच कर रही हैं, इसमें तो आप आवाम का रिएक्शन भी बड़ा पॉजिटिव एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि पहले ही हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जी असल में तो कोविड है ही कोई नहीं, ये तो वैसे ही गवर्नमेंट फैलाती है। तो मेरा ख्याल ये है कि बिफोर दिसंबर सेट्स इन, उससे पहले जैसे दुनिया की अगर आप दुनिया में अगर आप वेस्टर्न प्रेस पढ़ें या मेडिकल जर्नल्स के अंदर पढ़ें, तो वो यही कह रहे हैं कि जिस तरह सर्दी बढ़ेगी, इस कोविड का और इस एपिडेमिक का ख़तरा जो है वो बढ़ता जाएगा। तो मेरा ख्याल है जो पहले जो एक बात हुई थी कि जी आप क्या नुकसान करके सीखेंगे या नुकसान से पहले सीखेंगे, तो अगर हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट करने वाले अदारे बशमुल गवर्नमेंट नुकसान करने से पहले सीख लें और NCOC की जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको मानवन आप इम्प्लीमेंट करें, तो तब तो आप यही हिकमत अमली है, इसी के ज़रिए आप बचेंगे। लेकिन अगर आपकी हाफ हार्टेड हिकमत अमली रही और जैसे वो हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर आप जो बात करते रहें उस पर रहें, तो मेरा ख्याल जो आने वाले दिनों में हालात और संगीन हो सकते हैं। तो हम डिमांड करते हैं हुकूमत से कि कोई एक पॉजिटिव, इफेक्टिव, मौसर और वर्केबल जो पॉलिसी है उसको सामने लेके आएँ, न सिर्फ पाकिस्तान के हालात की रोशनी में बल्कि दुनिया में भी जो कुछ हो रहा है उन हालात की रोशनी में, ताकि आवाम जो है वो डैमेज से आने वाले दिनों में बच सके। नासिर बेशुक्ता साहब, क्या पॉलिसी होनी चाहिए कि आवाम का कारोबार ज़िंदगी भी मुतासिर ना हो और उनकी जान को भी खतरा लाहक ना हो? हमारे सीनियर महमूद शाह साहब बहुत अच्छे शायर हैं। जुलाई में उनका शेर था, आयत है एक, जो अभी भी इम्प्लीमेंट हो सकता है कि अजीब दर्द है जिसकी दवा है तन्हाई, बकाए शहर है अब शहर के उजड़ने में। मतलब लॉकडाउन का आपको वो दे रहे हैं, और बहुत पहले भी हो चुका था। हमने लॉकडाउन किया था, बड़ा अच्छा किया था, और उसके बाद उस पर सियासी इख्तलाफात पैदा हो गए हमारे पास, और हमें यूँ लगा कि जैसे
कोई एक वज़ीर आला बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और वो कामयाब हो रहा है तो हमने सब कुछ तहवाला कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि हम जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, रिलीज़ निकाल रहे हैं। NCOC के पास कोई प्लान नहीं था, प्लान नंबर 2, कि अगर दूसरी कैंपेन आई, दूसरी लहर आई तो हम क्या करेंगे। अभी वो मशवरे कर रहे हैं, अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। एक प्लान तैयार होना चाहिए था कि अगर दोबारा ये लहर आई तो हमें क्या करना होगा, वो हम नहीं कर पाए। अब इख्तलाफात तो हैं स्कूलों पर। वो कहते हैं जब स्कूल आप बंद कर रहे हैं तो बाज़ार क्यों खुले रहें, रेस्टोरेंट क्यों खुले रहें, फूड स्ट्रीट्स क्यों खुली रहें, शादी हॉल क्यों खुले रहें, शादियाँ क्यों हों बड़े बड़े ग्राउंड्स के अंदर। तो ये एक वैलिड पॉइंट है कि अगर स्कूल बंद करना चाहते हैं बिल्कुल बंद करें, लेकिन और वो मुकामात जहाँ पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं और बहुत करीब से मिलते हैं और दूर से नहीं मिलते, वो क्यों बंद नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट नुकता है। तीसरी बात ये, अभी तक हम बिल्कुल जनरल ब्रिगेडियर साहब ने सही कहा, नुकसान होने के बाद सीखते हैं। मुझे लगता है हम नुकसान होने के बाद भी नहीं सीखते। हमने बहुत से ऐसे मामलात हैं, मैं जिक्र नहीं करूँगा, कि उनके नुकसानात होने के बाद भी नहीं सीखा और फिर नुकसान बर्दाश्त किया। हम अपने पैरों पर ख़ुद कुल्हाड़ी मारने के आदी हैं। हमने एक नारा दिया कि मईशत पहले सेहत बाद में, वो कॉमन हो गया, मकबूल हो गया, नारा कबूल हो गया वो। फिर अब कह रहे हैं कि सेहत पहले मईशत बाद में। अब लोग उसे कबूल नहीं करना चाह रहे। कोई कारोबारी तैयार नहीं है, कोई दुकानदार, कोई बाज़ार, कोई फूड स्ट्रीट वाला, कोई शादी हॉल वाला कबूल करने को तैयार नहीं है। खैर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया है कि हम आवाम की सेहत से खिलवाड़ नहीं करने देंगे, बंद करें आप इसको आप। तो अब इसी तरह करना पड़ेगा, ठोस इक़दाम लेना होंगे और एक बार फैसला कर लें और 1 महीने तक उस पर कायम रहें ताकि मसला तो हल हो ना किसी तरह। बहुत हो गया, अस्पताल भर रहे हैं, बता रहा हूँ। बाहर कैसे इक़दाम उठाए जा रहे हैं, हम किस तरह से उनको फॉलो करके कुछ स्ट्रेटजीज पाकिस्तान में, कुछ इक़दाम पाकिस्तान में लागू करें? देखिए, पहली बात तो ये कि बाहर जिस किस्म के इक़दाम उठाए जा रहे हैं, उम्मीद मैं करता हूं कि पाकिस्तान में उस तरह के इक़दाम ना उठाए जाएं। अगर मैं आपको बरतानिया की मिसाल दूं तो इनका सालाना हेल्थ का बजट 200 अरब डॉलर से ज्यादा है। पाकिस्तान के 70 साल के कर्जे 90 अरब के हैं, जिसको लेके हम रोते रहते हैं। इनके 6 करोड़ लोगों के लिए 200 अरब से ज्यादा डॉलर का इनका बजट है सालाना। यहाँ पे इस वक्त एवरेज ये है कि रोजाना की बुनियाद पे 450 450 प्लस लोग यहाँ पे मर रहे हैं। यहाँ पे रोजाना जो केसेस हैं वो 24,000 एवरेज केसेस हैं। पिछले हफ्ते ही गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई कि 16,000 केसेस पॉजिटिव हो गए थे पर किसी को पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे तो मैनेजमेंट बहुत बुरी है, लेकिन महदूद वसाइल में जिस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत ने उसको टैकल किया, उसमें यकीन खामियां होंगी, लेकिन वो हम देखते हैं कि बहुत बेहतर किया है। और उसकी वजह यह है कि ग्राउंड रियलिटीज को सामने रख के किया। अगर हम इंडिया की मिसाल दें, इंडिया में वही हुआ जो बिलावल साहब चाहते थे कि फौरन लॉकडाउन कर दो। जब फौरन लॉकडाउन हुआ तो लोग निकले शहरों से, जो मजदूर लोग थे वो वापस अपने देहात में गए और साथ कोरोना भी लेके गए। तो बिलावल साहब उस वक्त कहते थे कि फौरन लॉकडाउन कर दो, अभी ये कहते हैं हम जलसे जुलूस करेंगे। तो असल में वो सिंसियर, जो चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, इस मसले को समझने के लिए आपको सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी महफूज नहीं है। मुराद अली शाह साहब को भी हुई है, चेयरमैन साहब जो सारे इसमें चीजों को देख रहे हैं, जनरल साहब को भी हो गए, तो ये किसी को भी हो सकता है। तो जरूरत इस समझ की है कि लोग इस पे मिल के काम करें, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो। ये हम सब का मुश्तरका जो दुश्मन है, और ये एक वो वाहिद पॉइंट हो सकता है जिस पे सब लोग एग्री कर सकते हैं। ज़ुनैरा, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान की इस सिलसिले में? देखिए, इस वक्त जो 2 स्टांसेस चल रहे हैं ना, एक तो ये है कि क्योंकि ये चीज़ पैंडमिक है और कंट्रोल में नहीं है तो कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही, और दूसरा स्टांस ये चल रहा है कि जब कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है तो अगर पाकिस्तान में भी कुछ नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है। दोनों बड़ी एक्सट्रीमली डेंजरस टेंडेंसीज हैं टू एक्सप्लेन टू पीपल, बिकॉज नॉट डूइंग एनीथिंग इज़ नेवर एन ऑप्शन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पब्लिक हेल्थ। आप कुछ किए बगैर कैसे क्लेम कर सकते हैं कि जी क्योंकि हमारे हाथ में नहीं था, अमेरिका बरतानिया में ये हो गया इसलिए यहाँ भी ये हो गया। द थिंग इज़ के
फॉर वॉट एवर रीज़न हमने पहले इस वेव को सरवाइव किया है और वो कुछ करके सरवाइव किया है। हमने चाहे स्मार्ट था या फैट था, जैसा भी था, लॉकडाउन लगाया था और उसके ज़रिए से हम इसमें से निकले थे। लेकिन अभी तो जो हालात चल रहे हैं उसमें मुझे क्रिमिनल नेग्लिजेंस नज़र आ रही है गवर्नमेंट की। इट इज़ क्रिमिनल कि आप बच्चों को अभी तक स्कूल जाने दे रहे हैं। इट इज़ क्रिमिनल कि आप शादियों को प्रेसिडेंस दे रहे हैं। इट इज़ क्रिमिनल कि आप इकोनॉमी करके लोगों को भी माइंडसेट बना रहे हैं कि इकोनॉमी पहले है और सेहत बाद में है। पूरी दुनिया में डिबेट्स हो रही हैं कि पब्लिक हेल्थ इज़ अ बेसिक राइट और उसमें फेल हुए हैं जो मुल्क, उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। गवर्नमेंट्स ख़त्म हो रही हैं, ऑपोजिशन नए नए पैकेजेस प्रपोज कर रही है और हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल में तो NCOC ने जिस तरह पहले से चीज़ों को जब अपने कंट्रोल में लेके किया था तो ही चीज़ें हाथ में आई थी। अभी भी अगर गवर्नमेंट पे छोड़े रखेंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे छोड़े रखेंगे तो दे लैक जजमेंट कॉल और उनमें हिम्मत नहीं है शायद कि वो कोई जजमेंट कॉल दे के फिर स्टैंड कर सकें उसको, क्योंकि ये छोटी छोटी बिजनेस ग्रुप्स के आगे ये लोग जो हैं ये कमज़ोर पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है हम खोल देते हैं सब कुछ। कामरान, वाकई एक ऐसा मामला है कि जिसमें हम 18वीं तरमीम को साइड पर रखकर वफाक की सतह पर, पाकिस्तान की सतह पर, रियासत की सतह पर हमें किसी एक पेज पर पहुंचना होगा पॉलिसियों के साथ। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि इस वक्त जो वफाकी गवर्नमेंट है या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, उनके माइंड में क्या चल रहा है। वो तो फ्रॉम डे वन इस बात पे कन्विंस थे कि लॉकडाउन मसले का हल नहीं है। जब मार्च अप्रैल में जब हमने लॉकडाउन लगाया तो वो इस फैसले से मुत्तफिक नहीं थे। वो 12 कहते रहे कि इस लॉकडाउन की वजह से जो दिहाड़ीदार है, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, वो लोग अफेक्ट होते हैं, तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल में अभी भी गवर्नमेंट कन्विंस्ड है कि ये जो न्यू नॉर्मल जिसे कहते हैं कि कोरोना भी है लेकिन साथ साथ जो बाकी कारोबार ज़िंदगी है उसको चलने देना है। लेकिन सवाल ये है कि अब जो सेकंड वेव आई है, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि अगले जो 2-3 माह हैं कि जो जैसे टेम्परेचर्स नीचे जाएंगे तो ख़दशा यही है कि जो केसेस है कोरोना के उनमें मज़ीद इजाफा होगा, इसकी सिवेरिटी ज़्यादा होगी। तो सोचना ये है कि अगर हम क्या 1-2 महीने या चंद हफ्ते एक टारगेटेड अप्रोच करें तो शायद बड़े नुकसान से बच सकते हैं। लेकिन लगता नहीं कि गवर्नमेंट की ऐसी हिकमत अमली है, क्योंकि जो सबसे बड़ी एग्जांपल है कि जो इस वक्त एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब वो इतना मुश्किल फ़ैसला नहीं था। मेरे ख्याल में जब मार्च में हमने स्कूल बंद किए इतने हालात बुरे नहीं थे, अब जितने हालात बुरे हैं। लेकिन हुकूमत जो है, ये जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है, शायद इनके दबाव में आकर के फैसला कर नहीं पा रही। मतलब इसका मतलब ये है कि जो आसान कदरे एक फैसला है जो हुकूमत ले सकती थी वो अभी तक ले नहीं पाई। तो कारोबार को बंद करना, प्रॉपर लॉकडाउन की तरफ जाना, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट उस तरफ जाएगी। ये जो इस तरह के स्मार्ट लॉकडाउन जिसे वो नाम दे रहे हैं उसी को तरजीह देगी। लोगों को ये इल्तिजा करेंगे आप SOPs फॉलो करें। अदर देन दैट मेरे ख्याल में हुकूमत पहले वेव की तरह इस उम्मीद का इजहार करेगी कि ये जो सेकंड वेव है इतनी इसकी शिद्दत ना हो और जो नंबर ऑफ केसेस हैं बहुत ज्यादा ना बढ़े। तो मेरे ख्याल में इसी पर हम तकिया करे बैठे। दूसरी वेव जरा ज्यादा खतरनाक है, वही है, ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और अब तो ये इत्तलात भी आ रही हैं कि जो पहले फेज में तो शायद हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम था उसके ऊपर इतना दबाव नहीं पड़ा, लेकिन अब ये इत्तलात आ रही हैं कि वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज है, स्पेशल बेड्स की शॉर्टेज है, और ये अगर केसेस बढ़ते हैं तो फिर तो दबाव बहुत ज्यादा आएगा। तो उस दबाव को रोकने के लिए फिर आपको कुछ गैर मामूली इकदाम करने पड़ेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ लगता ही है कि गवर्नमेंट शायद वो सीरियस स्टेप लेने के लिए तैयार है। चलिए, मुख्तसर ये कि स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी 1 से 2 हफ्तों के लिए, या फिर अगर ज्यादा से ज्यादा हम चाहते हैं तो हमें 1 महीने के लिए कुछ ऐसे ठोस इकदाम करने होंगे कि कोई एक भी डिपार्टमेंट ये ना कह सके, कोई एक भी तबका ये ना कह सके कि हमारे साथ ज्यादती होगी, गवर्नमेंट ने फलाने डिपार्टमेंट के साथ जो है वो जरा मुनासिब सलूक रखा, हमें जो है वो तरजीह नहीं दी गई। लेकिन यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट की मैं बात नहीं करूंगी, गवर्नमेंट हो या पब्लिक हो, दोनों को साथ मिलकर चलना है। अगर साथ चलेंगे, बहत-ए-क़ौम हम चलेंगे, तभी हम इस मौलिक वायरस से अपनी जान छुड़वाने में किसी हद तक कामयाब हो पाएंगे। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात कर रही थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के दौरे अफगानिस्तान के हवाले से, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये पहला दौरा होगा जो कि वो अफगानिस्तान का करेंगे, जहां पर न सिर्फ दोतरफा ताल्लुकात के हवाले से बात की जाएगी बल्कि अमन अमान की सूरत हाल और अफगानिस्तान में जो जंगबंदी का मामलात हैं उस पर भी बातचीत की जा सकती है।
कि अमन किस तरह से वहाँ पर कायम होना और पाकिस्तान जो है उसका अमन किस तरह से अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का चूंकि ये पहला दौरा है, पहली बार उनकी मुलाकात होने जा रही है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग बंदी के लिए किरदार अदा कर सकता है या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। जनरल साहब, माजरत साहब, ब्रिगेडियर साहब, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं अफगानिस्तान और सिचुएशन हम जानते हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान में जो है वो चल रही है, जंगबंदी के किरदार के हवाले से, अफगान तालिबान के हमलों के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर का जाना कोई रोल प्ले कर पाएगा? असल में इसको लिंक करें जो लेटेस्ट अभी अमेरिकन के यूएसए की तरफ से ट्रुप्स विड्रॉल के बारे में उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं और जो नए उन्होंने पेंटागन के वो लगाए हैं उनके बारे में जो बयान आ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जनवरी गालिबन ट्रंप के जनवरी 20 तक हमने ट्रुप्स विड्रॉल करनी है, इराक से भी करनी है और अफ़गानिस्तान से भी करनी है। और अफ़गानिस्तान में जो है वो 2500 लोग छोड़ने हैं और इराक में भी वो 500 कम कर रहे हैं। तो इस बैकड्रॉप में तो पाकिस्तान का किरदार भी और अफ़गान हुकूमत के किरदार भी जो है वो बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ से ट्रुप्स उठा के लेके जाने हैं तो जैसे अभी नवंबर जब शुरू होगा तो जो वेस्टर्न रूट है जिसमें वो सलांग टनल वगैरह है, या अगर आप उधर से वो तो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी, वहाँ से तो खुला नहीं होगा, तो आपको फिर रूट इस्तेमाल करने के लिए जो ज़रूरत होगी वो पाकिस्तान के थ्रू या अपने चमन के थ्रू या कराची के थ्रू वो जो है लेके जानी। और ट्रुप्स से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें वो है जो उनका बड़ा सफिस्टिकेटेड किस्म का इंटेलिजेंस इक्विपमेंट, मतलब स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट है जो उनके 6 बेसिस के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसमें ज़्यादा आपका हेलमंद एयर बेस है वहाँ पे, और जलालाबाद में जो चीज़ें हैं जो JSOC की और उस ज़माने में जो CIA ने लगाई थी जिसके ज़रिए से वो तमाम चीज़ें कंट्रोल किया करते, वो लेके जाना उनके लिए एक बहुत अहम चीज़ होगी। ट्रुप्स जो रहेंगे वो सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए रहेंगे। लेकिन अभी अमेरिका के अंदर भी अगर आप देखें तो पेंटागन की और अमेरिकन गवर्नमेंट की एक रिफ्ट चल रही है, न सिर्फ उनकी बल्कि जो दुनिया की ताकतें हैं उनकी भी स्टेटमेंट आ रही है कि अब्रप्ट विड्रॉल जो है अफगानिस्तान से वो जो है जो वहाँ पे तालिबान के अटैक्स हैं या वहाँ पे जो सिचुएशन उसको ख़राब कर सकता है। जो मेरे ख्याल में उसका जिस तरह तालिबान अभी भी अगर आप उनके सिगार की रिपोर्ट उठा के पढ़े तो कोई 85% इलाके में तो तालिबान ऑलरेडी अंडर कंट्रोल हैं और वो वहाँ पे गवर्नमेंट में वो चीज़ों को भी रन कर रहे हैं। और जो अभी स्क्रिमिशेस हो रही हैं वो भी अफ़गान फोर्सेस के दरमियान और तालिबान फोर्सेस के दरमियान हो रही है। नेटो ने अपने ट्रुप्स जो हैं वो विड्रॉ कर लिए। तो इन हालात में इन मोडालिटीज़ को फाइनलाइज करना और उस अगर अमेरिकन ने वाकई निकलना है जैसे ट्रंप ने कहा, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कह रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान का किरदार जो है वो आने दिनों में उस ट्रुप्स विड्रॉल के हिसाब से, इवैक्यूएशन के हिसाब से, चाहे वो इक्विपमेंट का हो चाहे वो मैन पावर का हो, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उसके लिए मेरा ख्याल अमेरिकन से तो आपकी बातचीत चल ही रही है, लेकिन अफगान गवर्नमेंट से उन चीज़ों को फाइनलाइज करना, क्योंकि जैसे ही ट्रुप्स निकलते हैं तो वहाँ पे अफगान गवर्नमेंट का बहुत अहम किरदार आ जाता है, क्योंकि आपको पता है अफगान गवर्नमेंट की रेट उस तरह मौजूद नहीं है जिस तरह हुकूमत की रेट मौजूद होनी चाहिए। तो ये बहुत अहम जो है दौरा है जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बात करने के लिए गए। NBC ब्रिगेडियर साहब ने 2 दफ़ा अमेरिका का जिक्र किया, एक बार ट्रंप का हवाला देकर और एक बार खुद अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट का हवाला देकर। अभी रिसेंटली हमने देखा कि वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, बाइडन मुंतखब हुए हैं, ट्रंप की ख्वाहिशात कुछ और थी, बाइडन की मुख्तलिफ हो सकती हैं। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का अफगानिस्तान जाना जंगबंदी में अहम किरदार अदा कर सकता है? मुझे डेमोक्रेट्स तो उस पर एतराज़ कर रहे हैं कि आपने कैसा ऐलान कर दिया, क्योंकि अब वो लेम डक प्रेसिडेंट हैं। अब वो प्रेसिडेंट उस तरह के नहीं हैं जिस तरह के पहले थे, और उनके इख्तियारात आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल हो रहे हैं, ये भी इत्तला है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, बहुत बड़ा। बुल्ला ब्रदर्स को जिस तरह हमने छोड़ा, रिहा किया, दोहा भेजा, दोहा में पूरी सपोर्ट फराहम की, बार बार तालिबान से बात की, ख़ुद जाके बात की, वो भी आए हमारे पास, उनसे मुज़ाकरात हुए हमारे, उनको तैयार किया बातचीत पर, उनको तैयार किया स्केड्यूल पर विड्रॉल के, उनको तैयार किया आर्थिक जंगबंदी पर। वो हमारा ही किरदार था ना, किसी और का तो नहीं था। वो किसी और ने उसमें कोई अपना रोल अदा नहीं किया, बल्कि ख़राब करने की कोशिश की और उसको सबोताज करने की कोशिश की। मेरा अर्ज़ ये है कि हम और अभी भी करेंगे, अदा करेंगे किरदार, लेकिन अब काबुल की जो इंतज़ामिया है
जो बिल्कुल जनरल साहब ने कहा, मेरा ख्याल है 12% है कि वो क्या कहती है, उसकी फ़ौज तो तैयार नहीं लड़ने को, सीधी सीधी बात है। वो जब मिलते हैं तालिबान और फ़ौजी तो अपना रक़्स करते हैं, डांस करते हैं, गाने गाते हैं जब अमन होता है तो वो तो तैयार नहीं है। लेकिन वो क्या करना चाहते हैं, अशरफ गनी साहब किस तरह धोखेबाजी करना चाहते हैं हमारे साथ, अब्दुल्ला क्या चीट करना चाहते हैं, हमें वो भी देखना होगा। लेकिन हम बहरहाल अपने मकसद पे काबिल हैं। एक अहम बात कि क्या हम काबुल इंतज़ामिया से ये बात भी करेंगे कि उसने हिंदुस्तान के एजेंटों को, कासलेसों को, उनके पेड एजेंटों को और पेड टेररिस्ट को, दहशतगर्दों को अपने यहाँ पनाह दे रखी है? क्या ये बात भी करेंगे कि अफगान फौजी सरहद पार से हम पे गोलाबारी करते हैं? क्या ये बात भी करेंगे कि हमसे जंगबंदी करो, तुम हम पे जंग क्यों मुसल्लत कर रहे हो? और ये पैगाम जाना चाहिए अफगानिस्तान को, हम तुम्हारे लिए अमन की कोशिश कर रहे हैं, तुम हमारे लिए जंग की कोशिश ना करो, वरना हम जवाब देने पर तैयार होंगे। कंधार, जलालाबाद, हर जगह उनके अड्डे मौजूद हैं भाई, हमने आइडेंटिफाई कर दिया, हमने नक्शे दे दिए, हमने नाम दे दिए, अब बाकी क्या रह गया? तो मेरा ख्याल है ये बात जरूर करना चाहिए। ठीक है कामरान, एनबीसी वही बात करें जिसका जिक्र डीजीआरएसपीआर ने किया 66 ठिकानों के हवाले से, और फिर हमारा मुतालबा ये भी है कि हम अमन चाहते हैं, पाकिस्तान की सरजमीन पर भी अमन होना चाहिए। फिर जंग बंदी के लिए पाकिस्तान कितना किरदार अदा कर सकता है? देखें, जंग बंदी इस वक्त जो है ना सबसे बड़ा इशू अमरीकियों की तरफ से भी आप कह लें दबाव तो नहीं, मुतालबा है। और पाकिस्तान से जो ज़ालिम खलीलजाद हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने हालिया दिनों में दौरे किए हैं, वो इसी वजह से किए हैं कि पाकिस्तान अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे और तालिबान को किसी तरीके से राज़ी करे इस बात के ऊपर कि चलें वो जंग बंदी ना सही तो जो इस वक्त तशद्दुद की कार्रवाइयाँ हैं अफ़गानिस्तान के अंदर उसको कम करे। लेकिन अभी तक उसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, और उसकी वजह यह है कि जो अफ़गान तालिबान है वो ये कहते हैं कि ये जो जंग बंदी का मामला है ये मुंसलिक है जब फाइनल अग्रीमेंट होगा इंट्रा अफ़गान डायलॉग के ज़रिए उसके साथ, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो उनके पास ये एक हथियार है, ये जो वायलेंस का, ये उनको नेगोशिएटिंग टेबल पर एक लेवरेज देता है। अगर वो सीज़ फायर कर देते हैं और कल जो दूसरी जो फरीक हैं वो अपने मुतालबात से पीछे हट जाते हैं तो तालिबान के पास कोई मौक़िफ़ नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल में बावजूद पाकिस्तान की कोशिशों के मुझे नहीं लगता कि अफगान तालिबान इस बात के ऊपर राजी होंगे कि वो जंग बंदी करें अनटिल कि कोई मुआहदा हो जाए। दूसरा, ये विजिट इंपॉर्टेंट ज़रूर है लेकिन एक ऐसे मौके पर हो रहा है, ज़ाहिर है कि ये पहले से प्लान था कि अब बड़ी एक अनसर्टन सी सिचुएशन, अनसर्टन इसलिए क्योंकि अब ट्रंप की जगह जो बाइडन आ रहे हैं। जो बाइडन की पॉलिसी तो बज़ाहिर ट्रंप से मिलती जुलती है अफगानिस्तान के हवाले से, लेकिन उसके अंदर अगर आप डिटेल्स में जाएं तो एक फ़र्क है कि वो ट्रंप के बरक्स वो इमीडिएटली पुल आउट वहां से नहीं चाहते, वो एक ऑर्डरली विड्रॉल चाहते हैं। और ये भी मुमकिन है कि जब वो आए तो अफगान तालिबान के साथ कुछ टर्म्स को रीनिगोशिएट करें, और उसके अंदर इस बात का खदशा मौजूद है कि पाकिस्तान के ऊपर फिर दबाव आए, क्योंकि जो कंसेशंस अमेरिका ने लेनी थी वो ट्रंप ने ले ली, लेकिन जब जो बाइडन आएंगे तो वो मजीद कंसेशंस लेना चाहेंगे अफगान तालिबान से। तो इसलिए ये दौरा मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ज़ाहिर है कि बायलैटरल जो रिलेशनशिप है ये मत भूलें कि दोनों मुल्कों के दरमियान दो की बड़ी फ्रीक्वेंसी है इस वक्त हाई लेवल एक्सचेंजेस पे, लेकिन एक ट्रस्ट डेफिसिट भी मौजूद है। दोनों एक दूसरे पर एतबार नहीं करते, और जब तक एक दूसरे पर एतबार नहीं करेंगे तो जो जितनी जो कोशिशें हैं अमन के लिए वो मेरे ख्याल में रायगा जाएंगी। बातचीत हो सकती है लेकिन कोई फ्रूटफुल हमें कुछ मेरे ख्याल में जंग बंदी के हवाले से मैं कोई इतना पुर उम्मीद नहीं हूं कि इमीडिएटली आपको कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा कि अफगान तालिबान इस बात के ऊपर मान जाए कि वो जंग बंदी के लिए तैयार है। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे, फिर अतर मैं आपकी तरफ आती हूं। ब्रिगेडियर साहब क्विकली प्लीज। मैं यही कहना चाहता जो कामरान ने अभी कहा कि ये जो जितने मुज़ाकरात हो रहे हैं जंग बंदी के लिए नहीं है। जंग बंदी तो जब जिस वक्त अमेरिकन ट्रुप्स निकल जाएंगे फिर वहाँ पे तालिबान और अफगान गवर्नमेंट का रोल और उसके अंदर पाकिस्तान गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट या जो तालिबान का जो रिएक्शन है वो जंग बंदी जो इस वक्त अमेरिकन की तरफ से है, जिस तरह उन्होंने कहा वो सिर्फ ट्रुप्स विड्रॉल है। और जो बाइडन जो है वो 2000 के करीब ट्रुप्स रखना चाहते हैं। ट्रंप जाने से पहले कहता है कि मैं विड्रॉ करके जाऊंगा, और यही एक सवालिया निशान है जो आने वाले दिनों में आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपीयर होता जाएगा। लेकिन जंग बंदी उस वक्त होगी जिस वक्त अमेरिकन निकल जाएंगे, उसके बाद इसके आफ्टर इफेक्ट देखे जाएंगे। अच्छा, ट्रूप्स विड्रॉ, फौजियों का इनखला, ये भी एक ट्रंप कार्ड था जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में यूज किया। अब बाइडन आ गए हैं, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं अफगानिस्तान, ये जंग बंदी के लिए कुछ ना कुछ होप रखनी चाहिए हमें।
देखिए ऑब्वियसली जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, हमने दोहा में भी देखा, वहां पे भी सिटिंग हुई, वहां पे भी उन्होंने बैठ के मुज़ाकरात किए। तो ट्रंप का तो ये दरीना मौकिफ रहा है, जब से वो आए वो कहते हैं मैं सारे ट्रूप्स अपने वापस लेके आऊंगा, नई जंगें नहीं शुरू करूंगा। लेकिन अफगानिस्तान का मामला थोड़ा सा पेचीदा है। जितने भी लोगों ने यहाँ पे उसमें जो अपनी इनपुट दी, मैं उससे 100% मुत्तफिक हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, ये इतना सिंपल मसला नहीं है। अब जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का दौरा है, ये इस हवाले से इंपॉर्टेंट है कि पिछले अरसे में, पिछले सालों में हमने देखा कि हम दोनों ममालिक के दरमियान ट्रस्ट की जो सिचुएशन थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी। बयानात आते रहे वहां से, लेकिन फिर हमने देखा कि अब्दुल्ला यहाँ पे आए और अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की तारीफ भी की, जो बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइज था कि अब्दुल्ला का दरीना जो मौकिफ रहा है वो हमारे सामने है। इसके साथ साथ खान साहब वहां पे जो जाके बात करेंगे, वहां पे रज़ाक दाऊद साहब भी साथ जा रहे हैं, ट्रेड के हवाले से भी बात होगी। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है वो बड़े अरसे के बाद एक ऐसी हुकूमत है जिसमें तमाम इदारे एक पेज पे हैं। पहले ये होता था कि जहां पे हमारी सिविलियन क़यादत जाती थी वो जाके शिकायतें लगाती थी, जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वो हमें करने नहीं देते, चाहे वो इंडिया हो चाहे अफगानिस्तान हो। और यही वजह था कि फिर अफगानिस्तान की जो सिविलियन क़यादत थी वो इल्जाम लगाती थी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे, पाकिस्तान की फौज पे, इसलिए कि उनको अपनी ही सिविलियन हुकूमत हमारी फीड करती थी। तो बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में कि इस वक्त एक ऐसा माहौल है जहां पे तमाम इदारे, रियासतें पाकिस्तान एक पेज पे है और वो कलीदी किरदार अदा नहीं करेंगे, वो कर रहे हैं, जिसका जिक्र यहाँ पे हुआ, ब्रादर का जिक्र हुआ। तो पाकिस्तान का किरदार तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस दौरे में अमन मुज़ाकरात के अलावा ट्रेड पे भी बात होगी और बहुत सारी बातें होंगी। और दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो इससे निकल के आगे ट्रेड और बहुत सारी जो चीजें, उनमें भी हम उनको वसअत दें। ज़ुनैरा, देखिए, अफगानिस्तान में पीस एंड स्टेबिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट पाकिस्तान्स हेल्प। और ये स्टेटमेंट जो है, इसको अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि बराक ओबामा की कल ही एक बुक आई है जो कि उनके मेमोइर्स हैं, अ प्रॉमिस्ड लैंड, उन्होंने उसमें उसामा बिन लादेन पे रेड के बिल्कुल मेरा अगला सवाल भी उसी पर, मैं ज़ुनैरा मैं चाहूंगी कि मैं उस सवाल पर भी आऊं। ओके, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जहाँ पे वो उस वाक़े का जिक्र करते हैं वहीं पे वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने हर लिहाज से हमारे साथ मुकम्मल कोऑपरेट किया। अब जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने कोऑपरेट नहीं किया, वो स्ट्रेटेजिक फॉलीज को बाय करते हैं, वो कॉन्स्पिरेसीज को बाय करते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो अमेरिकन क्लासिफाइड सीक्रेट्स भी होते हैं वो 10 साल के बाद पब्लिश हो जाते हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। तो अभी तो ये चीज़ खुल के सामने आ गई है कि पाकिस्तान ने वहाँ पे अमन कायम करने में मिल के सारी कोएलिशन फोर्सेस के साथ, अमेरिकन के साथ एक बड़ा मेजर रोल प्ले किया है। और अभी जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा है वो प्योरली उनको इकोनॉमिक सपोर्ट देने के लिए दौरा है। तो किसी मुल्क में पीस को लॉन्ग टर्म करने के लिए, स्टेबिलिटी को लॉन्ग टर्म करने के लिए सबसे अच्छा स्टेप ये हो सकता है आप उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट करना शुरू कर दें, उनको हेल्प करना शुरू कर दें ऑन देयर इकोनॉमी। तो वो पाकिस्तान कर रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव जेस्चर। जहाँ तक ताल्लुक है जो बाइडन के आने का और ट्रंप के जाने का, तो सिर्फ 1000 फौजी वहां रहने हैं या 600 फौजी रहने हैं, इतना ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि जितना 20 जनवरी तक का टाइम ट्रंप के पास है उतने टाइम में वो वहां से इवैक्यूएशन कंप्लीट कर ही नहीं सकते। सो पेंटागन बड़ा क्लियरली कह चुका है कि हमने तो ट्रंप के साथ ये भी शेयर नहीं किया कि सीरिया में हमारी कितनी फोर्सेज हैं। इसका मतलब है कि जो बाइडन इज गोइंग टू बी विद द एस्टेब्लिशमेंट, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके वहां पे थोड़ा सा फुटप्रिंट ज्यादा जरूर रख सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। रह गई जंगबंदी की बात, तो तालिबान वो जंग जीते हुए हैं, जब तक उनकी मुकम्मल रिट एस्टैब्लिश नहीं होती वो जंगबंदी नहीं करेंगे। चले, मैं मजीद इस बहस में नहीं जाऊंगी। उम्मीद की जा सकती पॉजिटिविटी की कि पाकिस्तान अब तक भी बहुत अच्छा किरदार अदा करता रहा है। अगर हम पाकिस्तान से डू मोर के मुतालबे करते रहेंगे तो शायद यहाँ पर मैं कहूँगी कि सरीहन ज़्यादती होगी पाकिस्तान के साथ भी, कि बाहर वाले ममालिक भी पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करते रहते हैं। क्विकली क्वेश्चन की तरफ मुझे जाना है। जिस तरह से कल अभी ज़ुनैरा भी बात कर रही थी कि अमरीका के साबिक़ सदर बराक ओबामा साहब ने अपनी नई किताब प्रॉमिस्ड लैंड में उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के हवाले से हम इंकशाफ किया और कहा कि ऑपरेशन के बाद तवक्को कर रहा था कि ये कॉल काफी मुश्किल होगी, लेकिन जब मैंने उनसे राब्ता किया तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। पाकिस्तानी क़यादत ने सालमियत की खिलाफ वर्जी पर किसी रद्द अमल का इजहार ही नहीं किया। NBC, पाकिस्तान ने ऐसा क्यों नहीं किया? विद इन 50 सेकेंड्स। बड़ी मुश्किल बात कर रही हैं आप। 50 सेकेंड तो पूरी किताब है एक।
अच्छा, अभी मैंने किताब पढ़ी नहीं है क्योंकि मेरे पास इसके एक्सट्रैक्ट्स आए हैं, लेकिन इससे पहले मैं बताऊं बात आपको। जनरल आसिफ गफूर हमारे DGI थे जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस वाक़े के बाद और कहा था अमेरिका ने हमको धोखा दिया है, चीट किया है हमको अमेरिका ने। हमने इन्फॉर्म किया था कि उसामा के लिंक्स कहाँ हैं और कहाँ से उसको वो मिल सकता है, कहाँ उसके रिश्तेदार रहते हैं, और वो लेकर मुश्तरक ऑपरेशन के बजाय उन्होंने एक तरफा ऑपरेशन किया। फिर कुछ फिल्में भी हैं 30 आफ्टर डार्क, वो देखें आप तो आपको अंदाज़ा होगा कि शायद हमको इसका इल्म था, मैं कह सकता नहीं। दूसरी ये कि ये इस बुनियाद पर कि शायद इल्म था, प्रेसिडेंट ने और आर्मी चीफ ने गुस्से का इज़हार नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। आर्मी चीफ ने तो कहा कि फॉल आउट नहीं होना चाहिए, प्रेसिडेंट ने कहा कि जी बहुत अच्छा हो गया कि आपने उसको पकड़ लिया। और तो ये बातें, और साथ ही साथ ये बात भी कि क्या एयरफोर्स हरकत में आई थी। एक फिल्म में दिखाते हैं कि F-16 जो हैं वो परवास कर रहे हैं और फिर वापस चले आते हैं, चलें ठीक और है, उनको देखकर एक हेलीकॉप्टर घबरा के गिर जाता है। तो ठीक बड़ी है। कहानी है, अभी सामने आएगी ये, अभी ठीक तक है, ये ठीक तारीख है। में महफूज रहेगी। मैं ख्याल 5-10 साल बाद पॉइंट आपका आ गया, पॉइंट आपका। ब्रिगेडियर साहब क्विकली प्लीज, रवैया ऐसा क्यों था हमारा? मैं तो सिर्फ उनके चैप्टर 16 में जो एक किताब थी, मैं तो उस किताब में वही चीज़, वो एक लाइन पढ़ने का मज़ा आया। बाकी तो NBC ने कह दिया कि हमें पता था और हमें बताया गया था, और तमाम की तमाम ट्रेल जो थी एबटाबाद में वो पहले से प्लान की गई थी। दूसरी चीज़, मेरा ओपिनियन ये है कि वहाँ उसामा बिन लादेन था ही नहीं। अगर आप वो कान देख लें जो दिखाया गया था और उसामा बिन लादेन के कान का साइज़ नाप लें तो आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन उस पूरी किताब में जो एक लाइन जो सबसे पढ़ के अच्छा हुआ, जो हम कहते रहे, जो मुझे पसंद, वो ये है कि बराक ओबामा ने लिखा है कि बुश एडमिनिस्ट्रेशन हैड स्पन द इंटेलिजेंस फॉर लॉन्चिंग एन अटैक इनटू इराक। ठीक है, तो वो जो हम कहते हैं कि इराक का अटैक झूठ था, वो बराक ओबामा ने साबित कर दिया। यही उस किताब में एक ऐसी बात है जो अमेरिका के हिपोक्रेटिक किरदार को इंडिकेट करती है। 30 सेकंड वेरी क्विकली प्लीज। देखिए, इंटरप्रिटेशन का फ़र्क है। मेरा नहीं ख्याल कि हम इससे ये मतलब निकाल सकते हैं कि कौमी सलामती का मामला था और हमने रिएक्ट नहीं किया, हमने रिस्पॉन्स दिया था। और रिस्पॉन्स हमेशा डिफरेंट होता है, अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ठीक, कामरान। मेरे ख्याल में ये जो वाक़या था पाकिस्तान की ह्यूमिलिएशन थी दो तरीके से। एक के दुनिया का सबसे वर्ल्ड मोस्ट वांटेड मैन पाकिस्तान में इतने अरसे तक रहता रहा विदाउट एनी डिटेक्शन। दूसरा, एक अमरीकी फ़ौजी आकर रात के अंधेरे में हमारे पे हमला करके चली जाए और हमें पता ना चले। और इस हवाले से एबटाबाद कमीशन बना था इन दो सवालों का जवाब लेने के लिए। अफसोस के साथ अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम ये हक रखती है कि उनको पता चले कि उस रात क्या हुआ था, और एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट आनी चाहिए। अथर, मुख्तसर साहब। जी, मेरे ख्याल में अमेरिका ने ऑपरेशन खुद इसलिए किया, उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान पे छोड़ दिया तो इन्होंने मुज़ाकरात करके उससे भी किसी किस्म का कोई मुआहिदा कर लेना है, तो इस वजह से उन्होंने खुद ही कर लिया। यकीनन पाकिस्तान की अजीमत थी इस सारे में, तो इसमें तो नो डाउट, हम जितना मर्जी इसको पॉजिटिव स्पिन देते रहे, हमारे लिए एक बैड मोमेंट था वो। तो मुख्तसर साहब, मैं यहाँ पर सम अप करूंगी कि जुनैरा करके के रिएक्शन और रिस्पॉन्स में फ़र्क होता है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी जो होती है वो अपने अपने मुल्क की पॉलिसीज़ के मुताबिक होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।